हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आपके लिए न्यू हिस्ट्री का सीरीज़ लेकर आए हैं। जिस तरह से हमने पॉलिटी को टू द पॉइंट डिस्कस किया था, वैसे ही हम हिस्ट्री को भी टू द पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। हम स्टार्टिंग जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से कर रहे हैं और हम इसमें केवल उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जहाँ से हर बार एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो रिवॉल्ट ऑफ 1857 को समझने के पहले हमें इसके डिफरेंट नेम्स को जस्ट हैव अ रीडिंग ऑन दैट। कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, इसे हम सिपाही म्यूटिनी कहते हैं, इंडियन म्यूटिनी कहते हैं, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहते हैं, द ग्रेट रिबेलियन कहते हैं एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। तो क्या आप सभी जानते हैं कि हम इन्हें इतने सारे नामों से क्यों बोलते हैं इस एक वॉर को? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। देन वी विल कम टू दिस क्वेश्चन कि क्यों हम रिवोल्ट ऑफ 1857 को इतने सारे डिफरेंट नेम से बोलते हैं। ओके, सो यदि हम रिवोल्ट ऑफ 1857 को समझने की कोशिश करें तो हमें सबसे पहले इसके कॉजेज़ को समझना होगा। ओके, कि आखिर जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये क्यों हुआ था, है ना। सो इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, है ना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया के ऊपर बहुत सारी यूरोपियन पावर्स ने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए रूल किया है ना। स्टार्टिंग कैसे होती है? सबसे पहले पोर्तुगीज़ आते हैं, देन डच आते हैं, देन इंग्लिश आते हैं और सबसे लास्ट में आते हैं फ्रेंच। ओके, सो सबसे पहले पोर्तुगीज़ आते हैं और सबसे लास्ट में भी पोर्तुगीज़ ही जाते हैं ना। गोवा को हम पोर्तुगीज़ से ही रिलीज़ करवाते हैं। सो पहले पोर्तुगीज़, देन डच, देन इंग्लिश एंड देन फ्रांस आते हैं। ओके, सो हमें यहाँ पर जो भी पढ़ना है वो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ना, ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपना पहला कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं अराउंड 1603। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स जो है वो आते तो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, है ना, बट आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, है ना। बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में और बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में। इन दोनों बैटल्स को ब्रिटिशर्स जीत लेते हैं। तो इन दोनों बैटल्स को जीतने के बाद ब्रिटिशर्स को लगता है कि इंडिया के ऊपर हम बहुत ही इजीली रूल कर सकते हैं, है ना। मतलब अब यहाँ पर इनका जो कमर्शियल इंटरेस्ट था वो पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट में। मतलब प्रॉफिट अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम इंडिया से कैसे अर्न कर सकते हैं ना, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव बन जाता है। इसीलिए ये इंडिया को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। सो ये पॉलिटिकली, रिलीजियसली इंटरफेरेंस करना इंडिया के पूरा जो स्ट्रक्चर था, इंडियन स्ट्रक्चर जो है, इसको वो पूरी तरीके से पेनिट्रेट करना चाहते थे, है ना। सो इसीलिए इन्होंने इंडियंस का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके इंडिया से, है ना। सो वही एक्सप्लॉयटेशन जो है, जब उन एक्सप्लॉयटेशंस का लिमिट क्रॉस हो जाता है तो वही एक्सप्लॉयटेशन बस्ट आउट होके किस फॉर्म में निकलते हैं? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या 1857 का वॉर। ओके, सो आखिर क्या, किस तरह से इन्होंने हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया 1757 से 1857 तक, वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, पहला कॉज यदि हम इकोनॉमिक टर्म्स में समझें, क्योंकि बहुत सारे कॉजेज़ है ना। सो इकोनॉमिकली यदि हम समझने की कोशिश करें तो यदि पीजेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझें तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एग्री स्ट्रक्चर हुआ है ना। हमारा जो इकोनॉमी है वो एग्री इकोनॉमी रहा है। अब यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो क्या करते हैं? फोर्सफुली इंडिगो कल्टीवेशन, कॉटन कल्टीवेशन, है ना, ये सारी चीज़ों का कल्टीवेशन बढ़ा देते हैं, जिसके कारण पीजेंट्स का जो फूड क्रॉप्स के ऊपर होल्ड था, है ना, या जिस तरह से वो फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे वो इनसे चला जाता है। दैन उसके बाद क्या होता है कि पीजेंट्स का काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, जिसके कारण किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है? टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं, है ना। फेमाइन हो या कुछ भी एडवर्स कंडीशन हो, प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो भी इनसे टैक्सेस बहुत ज़्यादा वसूले जाते थे, जिसके कारण ये डेट में चले जाते थे, है ना। अब पैसा तो देना है किसी भी कंडीशन में, तो ये किसके पास जाते थे? लैंडलॉर्ड्स के पास या ज़मींदार्स के पास। अब लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार्स पैसे दे देते थे, अगर पीजेंट्स रिपे नहीं कर पाए तो उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी, है ना। मतलब कि पूरा जो हमारा पीजेंट है वो किस तरफ जा रहा था? पॉवर्टी की तरफ जा रहा था। सेम कंडीशन किसके साथ हो रही थी? हमारे आर्टिशन
आर्टिशंस के साथ, है ना, जो भी आर्टिशंस थे, जो भी हैंडीक्राफ्ट्स है, तो क्या हो रहा था कि वो जो मशीन मेड गुड्स थे, है ना, मशीन मेड गुड्स जो कि इंडिया में आ रहे थे, मशीन मेड गुड्स कहाँ से आ रहे थे, ब्रिटेन से आ रहे थे, है ना, तो मशीन मेड गुड्स काफ़ी चिप हुआ करते थे, और जो हमारे गुड्स है ना, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स है तो बहुत ज़्यादा महंगा हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे मशीन मेड गुड्स के साथ, जिसके कारण इनका पूरा जो वर्क है ना, वो चला गया, एम्प्लॉयमेंट इनका चला गया, तो ये अल्टरनेट सोर्सेज को इन्होंने ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तो क्या होगा, अगर जो हमारे आर्टिशंस है, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स है, किसी और वर्क में काम, लाइक किसी और जगह काम करने लगेंगे, तो हमारा जो क्राफ्ट है जिसको कि इन्होंने प्रिजर्व करके रखा था वो भी चला जाएगा। सेम चीज़ किसके साथ हुई, इंडियन ट्रेडर्स के साथ हुई। ओके, देन उसके बाद पॉलिटिकल टर्म्स में यदि हम समझें तो इनके कुछ पॉलिसीज़ इस तरह से इन्होंने इनिशिएट किया था जिससे कि हमारा काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, स्पेशली जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे उनका, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था कि यदि कोई भी किंग है और उसका अपना बेटा नहीं है ना, तो वो थ्रोन पर नहीं बैठ सकता। मतलब अगर किंग ने किसी सन को अडॉप्ट किया है तो वो उसकी प्रॉपर्टी का तो वारिस बन सकता है, बट वो थ्रोन पर नहीं बैठ सकता। ये किसके अकॉर्डिंग था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग, जो किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। सो इस पॉलिसी के थ्रू ये क्या कर रहे थे, जो भी प्रिंसली स्टेट्स जिनके पास अपना खुद का सन नहीं था, हायर नहीं था, उन स्टेट्स को ये अपनी कंपनी में मर्ज कर रहे थे, है ना। तो पहला स्टेट जिसे इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू अपनी कंपनी में मिलाया था वो था सतारा, है ना। और शायद अगर आप लोगों ने इसका नाम नहीं सुना तो झांसी के बारे में हम सब लोग काफ़ी अच्छे से अवेयर है ना। झांसी को भी ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू ही अपने उसमें लाइक अपनी कंपनी में मर्ज करना चाहते थे, है ना, बट इन्हें जो हमारी क्वीन थी, है ना, लक्ष्मीबाई, उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि ये झांसी को इनको ना दे। देन सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था। आपको ये याद करना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे, सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे। ओके, सब्सिडरी अलायंस क्या बोलता था कि अगर इन्होंने किसी भी प्रिंसली स्टेट के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया तो वो जो भी प्रिंसली स्टेट होगा वो ना तो अपनी खुद की आर्मी रख सकता है ना, क्योंकि आर्मी किसकी होंगी, ब्रिटिशर्स की होंगी, और उस आर्मी का जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो कौन देगा, वो स्टेट देगा, ठीक है। ना ही ये स्टेट किसी अदर स्टेट के साथ कोई भी एग्रीमेंट साइन कर सकता है विदाउट ब्रिटिशर्स की परमिशन, है ना। और ये जो स्टेट होगा इसे कुछ एरिया देना होगा जहाँ पर ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपने सेटलमेंट्स, है ना, या एक ब्रिटिश ऑफिसर जो है वहाँ पर रह सके। सो ये किसके अंडर था, सब्सिडरी अलायंस, मतलब स्टेट के पास अपनी कोई भी इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। स्टेट का जो रूलर होगा वो क्या कर रहा है, केवल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है मतलब कि क्या, केवल ब्रिटिशर्स की बताई हुई चीज़ों के अकॉर्डिंग वो रूल्स को फॉलो कर रहा है, उसके अपने खुद के कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं है ना। एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या हो रहा था कि इन्होंने लाइक पहले तो ये कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए आए थे, बट बाद में इन्होंने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के थ्रू क्या अदर रूलर्स वगैरह जो थे वहाँ पर उन्होंने उनके सिस्टम में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, है ना। देन बहुत ज़्यादा जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो बहुत ज़्यादा करप्शन करने लगे, करप्शन के कारण हमारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। देन सोशो रिलीजियस यदि हम रीजंस देखें तो जैसे कि हमारे जो सोल्जर्स वगैरह थे, है ना, उन्हें तिलक लगाकर आर्मी में नहीं जाने दिया जाता था, है ना, कुछ बियर्स मस्टचेज वगैरह रखते थे तो उन्हें नहीं रखने दिया जाता था। अगर सिख कम्युनिटी से है कोई पगड़ी वगैरह बांधते थे तो उन्हें वो फॉलो नहीं करने दिया जाता था। देन डिसकंटेंट अमंग सिपॉइज, है ना, जो मेजर कॉज है बिहाइंड 1857 वॉर वो क्या है, डिसकंटेंट अमंग सिपॉइज। देखो हमने बहुत सारे रीजंस पढ़े कि इकोनॉमिकली हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पॉलिटिकली हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हो रहा है। अब इतना जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ये तो हम लोग टॉलरेट करे जा रहे थे, बट जो हमारा टॉलरेशन का लिमिट है वो बस्ट आउट कब हुआ, जब इन्होंने हमारे रिलीजन को हार्म करना स्टार्ट किया, ठीक है। और इसका लाइक सभी के दिलों में कुछ ना कुछ तो था कि हाँ हमें ब्रिटिशर्स नहीं चाहिए ना, हमें इनके अगेंस्ट में लाइक रिवॉल्ट करना है। बट एक स्पार्क जो चाहिए होता है ना, जो चिंगारी चाहिए होती है, वो किसने दी, सिपॉइज ने दी, है ना। अब वो कैसे दी सिपॉइज ने, तो सबसे पहले सिपॉइज के साथ किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता था। सो क्रॉसिंग द सी, मतलब हमारे हिंदू ट्रेडिशंस में सी को क्रॉस करना मतलब कि क्या समझा जाता था कि अपने रिलीजन को लाइक
अपने रिलीजन को भूल जाना, है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन सी को क्रॉस नहीं करना है ना। दैन उसके बाद जो सिपाहीज है उन्हें जो भत्ता होता था, है ना, जो भी उनकी सैलरीज वगैरह होती थी वो भी ठीक तरीके से नहीं दी जाती थी, या फिर जो उनके ब्रिटिशर्स काउंटर पार्ट्स थे उनके कंपैरिजन में इनकी सैलरीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस थे, ना। अगर उन्हें 100 रुपीज़ मिल रहे हैं तो इन्हें 10 रुपीज़ मिल रहे होंगे, इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है इनको इनकी सैलरीज में देखने को मिलता था। तो काफ़ी जो गुस्सा इन लोगों के मन में भी था। बट सबसे ज़्यादा हद कब हो गई, जब इन्हें पता चला कि ये जो कार्टिलेज यूज़ कर रहे हैं ना, जो भी ये पिस्टल्स वगैरह यूज़ करते थे तो उसमें ये कार्टिलेज यूज़ करते थे। ओके, सो उस कार्टिलेज को एक पेपर में रैप किया जाता था और उस पेपर के ऊपर जो ग्रीस लगा हुआ था वो मीट से बना हुआ था, है ना। किसकी मीट से बना हुआ होता था? पिग और काऊ की। ओके, अब पिग और काऊ की मीट से अगर वो बना हुआ है तो हिंदू और मुस्लिम्स, है ना, दोनों को ही इससे प्रॉब्लम थी, है ना। इन लोगों को लगा कि अब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, है ना, क्योंकि उन्हें क्या दांत से उसको खोलना पड़ता था, और जैसे उसमें कुछ ब्राह्मीन्स वगैरह ये सब भी होते थे सिपाहीस में। तो जब उन्हें ये चीज़ पता चली तो उनका एंगर जो है वह बस्ट आउट हो गया और इसने एक सिपाही म्यूटिनी में टर्न ले लिया। ठीक है, सबसे पहला जो स्टार्टिंग है इसका वो कौन करते हैं? बैरकपुर में इसका स्टार्टिंग होता है ना, जो कि एक मेजर कॉज बनता है बिहाइंड सिपाही म्यूटिनी। बैरकपुर में कौन? मंगल पांडे, है ना। मंगल पांडे जैसे पहले भी इसकी स्टार्टिंग होती है तो वहाँ पर केवल कुछ सोल्जर्स जो है वो डिनाई करते हैं कि हम कार्टिलेज यूज़ नहीं करेंगे, बट मंगल पांडे बैरकपुर में क्या करते हैं? डिनाई तो करते ही हैं कि हम कार्टिलेज यूज़ नहीं करेंगे, बट इसके साथ साथ वो ब्रिटिश ऑफिसर को शूट भी कर देते। बाद में इनको हैंग कर दिया जाता है, बट कहीं ना कहीं जो एक आग हमें चाहिए थी, है ना, वो आग ये जलाकर चले जाते हैं। दैन उसके बाद में ये जो स्टार्टिंग है ये पूरी तरीके से सब दूर फैल जाती है और मेरठ से इसकी स्टार्टिंग होती है। मेरठ में बहुत सारे जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिवॉल्ट कर देते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, सारे ऑफिसर्स को मार देते हैं। वहाँ से लाइक अपनी जो भी जॉब्स वगैरह में वो इन्वॉल्व रहते हैं, वहाँ से वो छोड़कर किधर की तरफ जाते हैं? दिल्ली की तरफ जाते हैं ना। और यहाँ से जो रिवॉल्ट है उसका बिगिनिंग होता है। ये दिल्ली क्यों जाते हैं? क्योंकि उस समय मुगल एम्पायर जो है वो पूरे इंडिया में फैला हुआ था, है ना, इसके पहले, ब्रिटिशर्स के आने के पहले। सो ये मुगल एम्पायर के जो लीडर थे बहादुर शाह, उनके पास जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि आप हमारे ये जो पूरा रिवॉल्ट है इसको लीड करिए, है ना। देन उन्हें लीडर बनाया जाता है पूरे रिवॉल्ट का। अदर जहाँ तक वो न्यूज़ को स्प्रेड कर पाते हैं वहाँ तक न्यूज़ स्प्रेड की जाती है। बहुत सारे सिविलियंस जो है वो भी ज्वाइन करते हैं। सिविलियंस क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि हमने देखा कि एक्सप्लॉइटेशन तो हमारा सब जगह हो रहा है, पॉलिटिकली हो रहा है, इकोनॉमिकली हो रहा है। देन उसके बाद जो हमारे सोल्जर्स हैं वो भी एक्चुअली है तो क्या, हमारी खुद की ही पॉपुलेशन है ना, बस वो रेस में है। सो कहीं ना कहीं कोई विलेज से होगा, कोई सिटी से होगा, तो कहीं ना कहीं सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो सिविलियंस भी इस रिवॉल्ट में ज्वाइन कर लेते हैं। देन उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सब्सिडरी अलाइंस के कारण जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स है वो तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, तो प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स है वो भी सब साथ में आ जाते हैं और एक साथ यहाँ पर एक रिवॉल्ट हो जाता है ना। और उसी रिवॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि दिल्ली से जो रिवॉल्ट है उसमें कौन इन्वॉल्व रहते हैं? बहादुर शाह सेकंड, जिसको कि हमने पूरे रिवॉल्ट का लीडर बनाया है। देन उनके साथ होते हैं उनके जनरल भक्त खान। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि दिल्ली से रिवॉल्ट को किसने लड़ा? तो बहादुर शाह सेकंड एंड जनरल कौन थे? भक्त खान। कानपुर से किसने लड़ा? नाना साहेब ने। इनके साथ कौन थे? तात्या टोपे एंड अजमुल्ला खान। देन उसके बाद लखनऊ से किसने लड़ा? बेगम हजरत महल ने। झांसी से रानी लक्ष्मी बाई। एंड बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। अभी इन सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया वॉर में और 1857 का हमारा वॉर जो है वो होता है। काफ़ी लाइक जो 1857 का वॉर है वो ब्रिटिश एम्पायर की पूरी रूट्स को हिला देता है। बट जिस तरह से या जिस मोटिव के साथ हम इस वॉर को स्टार्ट करते हैं उतनी सक्सेस हमें इस वॉर में नहीं मिल पाती है। ओके, सो क्यों हमें इस वॉर में उतनी सक्सेस, या ये जो वॉर है वो हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है? अगर सक्सेसफुल हो जाता तो 1857 में ही हमें फ्रीडम मिल जाती, बट ये वॉर हमारा सक्सेसफुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है फेलियर के। सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि नेशनलिज्म तो इंडिया में था ही नहीं। जो इंडिया है वो तो ऑलरेडी किंगडम्स में डिवाइडेड था, है ना। तो हम एक दूसरे को एक यूनिटी में तो देखते ही नहीं थे ना, एक नेशन की तरफ हम देखते नहीं थे। और यदि हम एक नेशन की तरफ एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं तो यूनिटी के साथ हम लड़ाई भी नहीं कर सकते, है ना। तो लैक ऑफ यूनिटी हमारे बीच में बहुत था। पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट, हमारे पास आर्म्स और इक्विपमेंट जो है वो नहीं थे, और वहीं ब्रिटिशर्स के पास मॉडर्न आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स थे, है ना। तो उनसे लड़ना काफ़ी टफ हो रहा था हमारे लिए। पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। दैन उसके बाद हमारा जो रिवॉल्ट है वो बहुत ही पुअरली ऑर्गेनाइज्ड था। पुअरली ऑर्गेनाइज्ड क्यों था?
क्योंकि सबसे पहले जिसे हमने लीडर बनाया, किसको बनाया? बहादुर शाह जफ़र सेकंड को। अब ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो चुके थे, है ना, इनकैपेबल लीडर थे, तो जिस तरह का लीडरशिप हमें चाहिए था वो लीडरशिप ये प्रोवाइड नहीं कर पाए। सेकेंड चीज़ क्या हुई कि हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा था ना। हमने अभी पढ़ा कि नेशनलिज्म तो कुछ था ही नहीं, यूनिटी तो कुछ था ही नहीं। जैसे कि जो लीडर्स हैं, है ना, जो प्रिंसली स्टेट्स के लीडर्स हैं, वो अपने अपने स्टेट के लिए लड़ रहे थे। जैसे झांसी है तो लाइक रानी लक्ष्मीबाई लड़ रहे हैं तो वो झांसी को फ्री करवाना चाहते हैं। नाना साहेब लड़ रहे हैं तो कानपुर को फ्री करवाना चाहते हैं, है ना। देन जो सिपाहीज है वो अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, सिविलियंस अपने इंटरेस्ट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं। तो किसी का भी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं था कि एज ए नेशन हमें काम करना है और हमारे नेशन को ब्रिटिशर के क्लचेस से फ्री करवाना है। तो पुअरली ऑर्गेनाइज था, ना ही प्रॉपर लीडरशिप थी, ना ही प्रॉपर एजेंडा था, ना ही प्रॉपर हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, ना ही हमारा कोई कॉमन गोल था, क्योंकि हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट के लिए इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था और लड़ाई कर रहा था, ठीक है। देन consequences of 1857 वॉर। बट फिर भी जो यदि 1857 वॉर के हम कंसिक्वेंसेस देखें तो काफ़ी पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मिले, है ना। सबसे पहले तो देखो, कुछ ना करने से बेटर होता है कुछ करना, है ना। क्यों? क्योंकि इससे हमें एटलीस्ट पता तो चलता है कि हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, ना, हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। तो ये जो 1857 का जो वॉर था, इसने इंडियंस को ये सिखाया कि यदि हमें ब्रिटिशर्स से फ्री करवाना है इंडिया को, तो जिस तरह से अभी हमने अलग अलग विदाउट यूनिटी जो काम किया है, इस तरह से हम काम नहीं कर सकते। यदि हमें ब्रिटिशर्स के क्लचेस से हमें फ्री करवाना है तो हमें सबको यूनाइट होना पड़ेगा, सबको साथ में आना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी कि हमें एक प्रॉपर एजेंडा बनाना होगा, हमारा खुद सबका एक कॉमन गोल होना चाहिए। देन उसके बाद हमें प्रॉपर लीडरशिप चाहिए, है ना। तो ये सारी टीचिंग्स किसके लिए थी? हमारे लिए थी। सेम ब्रिटिशर्स ने भी इस वॉर से बहुत सारी चीज़ें सीखी, है ना। उन्होंने क्या सीखा कि यदि हमें इंडिया के ऊपर लंबे समय तक रूल करना है तो जिस तरह से अभी हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं इंडियंस का, उस तरह का एक्सप्लॉयटेशन हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, वरना इस तरह की जो वॉर्स होंगी वो बहुत ही कॉमन हो जाएंगी और ज़्यादा समय तक हम इन वॉर्स को कंट्रोल या सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये लोग अपने जो स्ट्रक्चर था, है ना, अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर था, इसमें काफ़ी चेंजेस करते हैं। तो क्या होता है आफ्टर 1857, ये हमें डिस्कस करना है ना। सो ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर एज द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड, है ना। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है इंडिया के ऊपर, उसे ख़त्म कर दिया जाता है और डायरेक्टली किसका रूल इंडिया के ऊपर इस्टेब्लिश कर दिया जाता है? ब्रिटिश क्राउन का। वो क्या बोलते हैं कि अब हम खुद ब्रिटिश क्राउन जो है वो रूल करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगा। और वो क्या बोलते हैं कि जो भी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन थी, है ना, जो लाइक जो क्वीन है ना, उनका जो भी डॉक्यूमेंट आता है उसमें क्या लिखा जाता है कि जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन है, लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैब सब्सिडरी अलायंस, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी जाएगी, लोगों के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, जिसे जिस तरह से अपने रिलीजन को फॉलो करना है वो कर सकता है। और उसके बाद ये यहाँ से क्या स्टार्ट कर देते हैं? पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ओके। और अपनी आर्मी को भी ये रिकंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आर्मी को रिकंस्ट्रक्ट करना क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि इनका जो ट्रस्ट है इंडियंस के ऊपर वो अब इतना मतलब हट जाता है ना। इन्हें लगता है कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि ये जो म्यूटिनी है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? सोल्जर से ही स्टार्ट हुआ था। इसीलिए ये अपनी कंपनी में इंडियन सोल्जर्स को इंडक्ट करना कम कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश सोल्जर्स को अपनी आर्मी में इंक्लूड करते हैं। और यदि इंडियंस को ये अपनी आर्मी में लेते भी थे तो बहुत ही लोअर पोस्ट पर, हायर पोस्ट हमेशा ब्रिटिश ऑफिसर्स को या ब्रिटिश पर्सनस को दिया जाता था, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस ये किसके बाद करते हैं? 1857 की वॉर के बाद। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। आपको इसमें समझना क्या है, 1857 का वॉर क्यों हुआ, उसके सारे कॉजेज़ हमने पढ़े कि बहुत ज़्यादा इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इकोनॉमिक तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से, सोशल रिलीजियस तरीके से। बस्ट आउट जो स्पार्क है वो कब होता है? सिपाही म्यूटिनी के थ्रू, है ना। तो सब लोग ही ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि सब लोगों को केवल एक मौका चाहिए होता है ना। बट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो लैक ऑफ फेल्यूर, जो रीजंस थे ना फेल्यूर के, वो हमने डिस्कस किए। अब आपको आई थिंक आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे कि क्यों हम 1857 का जो वॉर है उसको सिपाही म्यूटिनी कहते हैं। क्योंकि जो 1857 का वॉर है वो स्टार्ट किसने किया था? सिपाहीज ने स्टार्ट किया था ना, इसीलिए हम सिपाही म्यूटिनी, म्यूटिनी मतलब विद्रोह, है ना। तो सोल्जर्स का विद्रोह हम इसे कहते हैं। इंडियन म्यूटिनी क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिया में स्टार्ट हुआ था। रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्यों कहते हैं? क्योंकि 1857 में स्टार्ट हुआ था। ग्रेट रिबेलियन क्यों कहते हैं? क्योंकि 1857 का जो वॉर हुआ था इसके सा वॉर
इंडिया में ना ही कभी पहले हुआ ना ही बाद में हुआ, है ना। यही एक फर्स्ट वॉर ऑफ 1857 था जो कि इतने लार्ज स्केल पर, इतने लार्ज इतने डिवास्टेटिंग तरीके से हुआ था, है ना। देन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि पहला वॉर था ये जो कि हमने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा था कि अब हमें ब्रिटिश फाउंडेशंस हमारे यहाँ नहीं चाहिए, हम अपने आप को ब्रिटिशर से फ्री करवाना चाहते हैं। ओके, सो आई थिंक इतना काफ़ी है रिवॉल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड। आपको यदि इसमें लर्न करने के बारे में हम डिस्कशन करें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इनिशिएट किया, सब्सिडरी अलायंस किसने इनिशिएट किया, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके डिफरेंट नेम्स आपको पता होना चाहिए। दैन उसके बाद स्पेशली ये कि किस एरिया से किस रूलर ने रिवॉल्ट किया था। दिल्ली से कौन था, है ना, कानपुर से कौन थे, लखनऊ से कौन थे। एक और क्वेश्चन आप यहाँ पर कर सकते हो कि जो झांसी है वहाँ पर रिवॉल्ट को लीड कौन कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई। और यहाँ पर रिवॉल्ट को जो सप्रेस है वो किसने किया था, यूरोज ने किया था। नहीं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस ब्रिटिश ऑफिसर ने यहाँ पर झांसी में वो किया था, तो यूरोज ने किया था। ओके, सो यदि आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।